तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक के कहानी के इस एपिसोड में। कल 15 अगस्त रक्षाबंधन, इसलिए छुट्टी। उम्मीद है आप सभी की छुट्टी अच्छी गुजरी होगी और सभी अच्छे होंगे, पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सीधे एकदम मुद्दे पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मैंने बीच में आपको कई अब तक इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में बहुत सारे ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाई है। बीच में कुछ ऐसी कहानी भी सुनाई है जिसमें आज तक कातिल के बारे में खुलासा नहीं हुआ है। जैसे एक अभी हाल में जो म्यूनिक की स्टोरी सुनाई थी, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों के अपने अपने आइडियाज़ भी आए कि कौन कातिल हो सकता है। और मैंने ये भी कहा था परसों कि उसके बारे में एक दिन हम बैठ के सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे, तो जल्दी एक दिन फिक्स कर लेता हूँ। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है, इसलिए कि लगभग 50 साल होने वाले हैं और 50 साल में आज तक इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि इसमें कातिल कौन है। और ये जो भी कातिल है, 2-3 चीज़ें पक्की हैं। एक कि वो सनकी था, नंबर 2 बेहद शातिर था, चालाक था, नंबर 3 उसे ख़ास तौर पर उन लड़के लड़कियों से नफ़रत थी जो यंग कपल होते हैं, जो यंग लवर होते हैं, उनसे उसको शायद कोई निजी खुन्नस थी। क्योंकि उसने जितने भी कत्ल किए वो उन्हीं लोगों के किए जो इसमें एक कपल साथ में कहीं जा रहा हो, किसी सुनसान जगह पे हो, गाड़ी में हो। कई साल तक इस केस की जांच की गई। करीब 35 साल के बाद 2004 में आखिरकार इस केस को बंद करना पड़ा, लेकिन फिर 2 साल के बाद इसको रीओपन किया गया। फिर एक कातिल अचानक सामने आता है, उसकी जांच होती है, लेकिन पता चलता है कि वो कातिल है नहीं। जो FBI अमेरिका की एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस तक ने इस मामले में लोकल पुलिस की मदद की और कातिल को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन FBI की नाकामी के लिस्ट में जो बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से एक केस ये भी है, क्योंकि FBI भी इस केस को सॉल्व नहीं कर सकी। इस पूरी कहानी में 2-3 चीज़ें अहम हैं। इसमें कातिल जब कत्ल करता तो वो 2 चीज़ों का ख्याल रखता। एक कि उस कत्ल की पब्लिसिटी हो, लोग उसके बारे में जाने। दूसरा, वो ये भी कोशिश करता कि लोग उसके बारे में जाने लेकिन उसको ना जाने, उसकी असलियत सामने ना आए। तो इसके लिए उसने 2 रास्ते चुने। पहला, वो न्यूज़पेपर को लेटर भेजता गुमनाम, और दूसरा, कत्ल के बाद वो ख़ुद पुलिस को कॉल करता और कहता कि मैंने ऐसे ऐसे कत्ल किए। एक बार तो न्यूज़पेपर को लेटर भेजने के साथ उसने एक पैकेट भेजा था और उस पैकेट में जिसको उसने मारा था उसके खून से सने हुए कपड़े भी भेज दिए थे न्यूज़पेपर को। लेकिन इस कातिल का असली नाम क्या है, कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन जो उसने लेटर लिखे और उस लेटर में ये पहेली बुझवाता था, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करता था जो जैसे कुछ लकीरें हो गई, कुछ अलग साइन हो गए, और कहता था कि अगर तुम इनका मतलब ये खुफिया मजमून टाइप का है, खुफिया शब्द है, इनका अगर तुमने मतलब पकड़ लिया तो तब तुम मुझे पकड़ सकते हो। कहते हैं कि ऐसे 400 से ज़्यादा इसने ऐसे वर्ड्स भेजे थे खुफिया, जिसको डिकोड करने का उसने चैलेंज किया था पुलिस को, बाकी लोगों को। लेकिन उनमें से शायद 18 को छोड़ के कभी उसकी खुफिया कोड को डिकोड किया ही नहीं जा सका। यहाँ तक कि हालत ये है कि जो उसने लेटर भेजे न्यूज़पेपर और तमाम पुलिस को फ़ोन किया, उससे ज़रिए ही उसका नाम पता चला। अब जाहिर सी बात है वो नाम भी फ़र्ज़ी होगा, लेकिन उसने अपना नाम जो भेजा था वो नाम था ज़ोडियक। इस पर कई फिल्म भी बनी है, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो वो साइन था, एक ज़ोडियक एक सनसाइन है, तो उसने अपना ये कोड नेम रखा था ज़ोडियक। तो कुछ लेटर जो उसने भेजा उसमें ज़ोडियक का या तो Z साइन करता था या फिर ज़ोडियक का साइन बना देता था। इस कहानी की शुरुआत होती है 69 में, 1969 में। और कहानी के जो पूरे जो ज़मीन है कहानी की, जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक जगह है वहाँ पे। और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के पास एक शहर है बेनिसिया। 20 दिसंबर 1968 ये पहली चीज़ हुई थी जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो रिपोर्ट लिखी गई थी। इस बेनिसिया शहर में 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट, जिनमें से एक का नाम था डेविड और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बेटी, ये दोनों एक कार में स्कूल के बाद निकले
दोनों चूँकि लवर थे। इसके बाद कार एक जगह पे सन्नाटे में रोक के और दोनों गाड़ी में बातचीत कर रहे थे। तभी एक दूसरी कार इनके पास आती है। कार से एक शख्स उतरता है। उतरने के बाद अचानक उसके हाथ में एक पिस्टल था। वो डेविड और जो बेटी थी उसकी तरफ देखता और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता, बिना कोई बात किए हुए, बिना कुछ पूछे पाछे। बेटी जो डेविड था वो गाड़ी में गोली उसको जब लगती है तो वो तो गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ देता है। लेकिन बेटी उससे बच के किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है गाड़ी से उतरकर। तब ये पीछे से उसको भागते हुए 5 गोली मारता है और 5 गोली लगने के बाद बेटी भी दम तोड़ देती है। उसके बाद ये शख्स अपनी गाड़ी में बैठता और चला जाता है। बाद में कुछ अजनबी उस गाड़ी को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 2 कत्ल की बात सामने आती है। कातिल कौन किसी को नहीं मालूम। इसके करीब कुछ महीने बाद 4 जुलाई को इस जगह पे जहाँ पे डेविड और बेटी को गोली मारी गई थी, सिर्फ 5 किलोमीटर वहाँ से दूर एक वहाँ पे शहर का एक मशहूर गोल्फ कोर्स है, उसके नज़दीक एक और कपल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। इनकी भी उम्र 19 और 22 साल के दरमियान थी। डेविड और बेटी की भी उम्र ऐसी थी, 19 और 21 साल के दरमियान। इनकी भी वैसे ही थी। तो ऐसे ही इसमें जो थे ये डार्लिन और एक मैथ्यू, ये दोनों भी लवर थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी अचानक एक गाड़ी फिर इनके करीब आके रुकती है और एक शख्स इनके, ये शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा लगभग हो गया था, टॉर्च की रोशनी मारता है। फिर इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वो अंधाधुंध कार के अंदर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जो लड़की थी डार्लिन, वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। लेकिन माइकल जो है वो किसी तरीके से वहाँ पे कोशिश करता है बच के भागने की। हालांकि उसके चेहरे, गर्दन और सीने पे गोली उसके भी लगी, लेकिन उस गोली को लगने के बावजूद माइकल की मौत नहीं होती। वो सीरियस हो जाता है लेकिन मरता नहीं है, जिंदा बच जाता है। इसके बाद ये शख्स पहली बार जो पुलिस है वहाँ की, उसको एक फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे ये कत्ल किया है। उसकी नज़र में उस वक्त था कि ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन जो माइकल था वो बच गया था, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो बच जाएगा। तो उसने कहा मैंने अभी भी इस जगह पे 2 कत्ल किए गोल्फ कोर्स के पास, और इससे पहले मैंने इतनी तारीख को 2 और कत्ल किए थे उस गाड़ी में, और तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और वो पुलिस का मजाक उड़ाने लगा। अब उसके फ़ोन के बाद पुलिस की हवा ख़राब हो जाती है और पहली बार फिर पुलिस उन दोनों कत्ल की जो अलग अलग थे उनको एक साथ जोड़ के देखती है। और एक चैलेंज किया था किसी ने पुलिस को, तो वैसे ही पुलिस थोड़ी और भी बौखलाई हुई थी कि ऐसा कौन हो सकता है। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश करती, जांच आगे बढ़ाती, इससे पहले एक और अजीब चीज़ होती है। इस 2 कत्ल के अगले ही दिन वहाँ के 3 लोकल न्यूज़पेपर के पास एक पैकेट आता है और उस पैकेट में एक गुमनाम चिट्ठी थी। और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि शहर में अभी 12 कत्ल और होने हैं और मुझे, वो कातिल मैं हूँ। और उसके साथ साथ उसने जो चीज़ लिखी थी उसमें लिखा था कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जो जंगली जानवर हैं उनसे ज़्यादा इंसानों को मार के खुशी होती है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है। उसने ये भी लिखा कि मैं इसलिए इन लोगों को मारता हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा तो जो लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे वो सब स्वर्ग में मेरे ग़ुलाम होंगे। तो मैं ऐसे ग़ुलामों की लंबी लिस्ट चाहता हूँ और इसीलिए इन लोगों को एक एक कर मार रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तो मेरे ग़ुलामों की तादाद ज़्यादा हो जो मेरे इशारे पे वहाँ काम करेंगे। उसके बाद इसने उसमें जो लेटर लिखा उसमें कुछ ऐसे इसने अलग अलग गुप्त साइन भेजे, आड़ी तिरछी, कोई सर्किल, कोई स्क्वायर। और उसने ये भी कहा कि ये जो पूरा कोडेड जो हम भेज रहे हैं तुमको, ये एक तरह के कोडेड मजमून है। अगर तुम इस मजमून को पढ़ लो, समझ लो, मेरे ये जो इशारे में बात कह रहा हूँ, तो तुम मुझ तक पहुँच जाओगे, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे।
इसने ये लेटर भेजा और उस लेटर की सबसे ख़ास बात यह थी कि उसने ये लिखा कि अभी मुझे 12 कत्ल और करने हैं और अगर ये मेरा लेटर अखबार के पहले पन्ने पे फ्रंट पेज पे नहीं छपा तो फिर मैं और कत्लेआम करूँगा। तो अब न्यूज़पेपर को जब ये मिला तो फिर उनकी भी वो हुई कि क्या करें, अगर ना छापें तो वो कहीं और बेकसूरों को ना मारे। तो पहली बार ये लेटर मजबूरी में, हालांकि इसके छापने से पैनिक भी फैल सकता था, लेकिन फिर अखबार ने फैसला किया कि अगर ये वाकई सच में यही कातिल है तो फिर ये और ऐसा कत्ल ना करे। तो उसके मजमून, उसके लेटर को, उसकी धमकियों को अखबार ने छापा। छापने के बाद पहली बार लोगों को इस गुमनाम कातिल के बारे में पता चला। इसके बाद उसने कुछ और लेटर भेजे, फिर उसने खुद ही अपना नाम का खुलासा किया और वो नाम का खुलासा ऐसे था कि उसने जेड बनाया और जोडियक लिखा। तो उसने अपना एक कोड नेम दिया जोडियक और उस जोडियक के ज़रिए उसके बारे में लोगों को पहली बार जानकारी मिली। और उसका ये भी कहना था कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ अलग अलग तरीके से, उसको आप डिकोड कर लो तो मुझ तक आ जाओगे, उसको डिकोड नहीं करोगे तो मुझ तक नहीं आओगे। पुलिस ने, लैंग्वेज एक्सपर्ट ने, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसके मैसेज को कभी कोई समझ ही नहीं पाया। इस बीच में थोड़ा दिन बीतता है, अखबार में भी खबर छप गई, फिर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 27 सितंबर 1969 की डेट आ जाती है। इस बीच जोडियक ने 2 और कत्ल कर दिए थे और इस बार भी दोनों कपल थे जो सुनसान जगह पे थे और उनको इस बार पहली बार अब तक जो कत्ल किए उसने वो गोली से किए थे, पिस्टल से किए थे। ये दोनों पहला कत्ल था जो उसने खंजर से किए थे, चाकू से किए थे। और इस कत्ल को करने के बाद ये दोनों भी कार में सवार थे। उस कार में भी ये अपने जोडियक के साइन लिखता है और एक मैसेज छोड़ता है और वो यही मैसेज था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और ये भी था कि पुलिस को चढ़ाने के लिए कि ये इस पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच सके। अब पूरी कैलिफोर्निया की जो पुलिस है इसमें लग जाती है, जांच करती है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं। बहुत सारे सस्पेक्ट को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, पर कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कई और जगहों से ऐसी लाशें मिलती हैं, बट लेटर आने का सिलसिला बंद हो जाता है। उसके बाद कहते ये हैं कि जो पुलिस है कैलिफोर्निया की, वो रिकॉर्ड पे कहती है कि जोडियक ने 5 कत्ल किए, लेकिन वहाँ की जो न्यूज़पेपर और जो वहाँ के डिटेक्टिव प्राइवेट और बाकी लोग हैं और जो लाशें मिली थी और जो मारने का तरीका था उसके हिसाब से कहते हैं कि उसने कुल, जोडियक ने 37 कत्ल किए, 37 लोगों को मारा। 37 लोगों को मारने के बाद जोडियक कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ बीच बीच में उसने लेटर लिखे थे और ऐसे उसने 408 सिंबल थे जिसको साइफर कहते हैं, अलग अलग तरीके से उसने जो शब्द भेजे। कहते हैं कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18 ऐसे लेटर थे जिसको डिकोड किया गया और उस लेटर के ज़रिए बाकी कुछ जानकारी इसलिए नहीं मिली कि बाकी के 408 को कोई डिकोड ही नहीं कर पाया था कि वो एग्जैक्ट था क्या। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, छानबीन चली, पुलिस की टीमें लगी, इसी बीच में FBI इसमें उतरती है क्योंकि वहाँ पे अब खबरें छपने लगी 37 लोग और जोडियक अभी भी आज़ाद है, कौन है, क्या हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है। तो एक दहशत, एक खौफ सबका आलम था। पुलिस अपना पूरा काम कर रही थी, लेकिन वो कातिल तक पहुँच ही नहीं रही थी। इस बीच में ये कई बार ऐसे जो हैलोवीन के जो कार्ड होते हैं, जो एक फेस्टिवल साल में एक दिन मनाया जाता है, उसमें भूत उस टाइप के मुखौटे, और वो एक जर्नलिस्ट जो इसको कवर कर रहा था, वहाँ के न्यूज़पेपर जो 3 लेटर भेजा गया था उसमें से एक क्रॉनिकल न्यूज़पेपर भी था। उसका जर्नलिस्ट जो जोडियक की स्टोरी को कवर कर रहा था वो भी एक क्राइम रिपोर्टर था। उसको उसने एक ये कार्ड भेजा था और इस कार्ड के साथ ये भी उसने अपना साइन भी भेजा था, जोडियक का Z, और ये कहा था कि उसके लिए भी जो है वो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। हालांकि ऊपर वाले का करम है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। वक्त बीतता गया, इस दौरान में कई लोगों पे शक हुआ। जो कुछ विटनेस बचे थे, जैसे एक कार में शुरू में ही जिंदा बच गया और ऐसे ही 1-2 और लोग थे जिनको वो मुर्दा समझ के छोड़ गया, उन लोगों के ज़रिए फिर बाकायदा FBI और उससे पहले जो कैलिफोर्नियाई पुलिस है उसने स्केच बनाए जिंदा विटनेस की मदद से, और उस स्केच को भी जारी किया गया। जोडियक का स्केच कि वो ऐसा दिखता है, करीब उसकी हाइट थी 5.8 इंच,
जो लोगों ने सारे बताए। तो उसके स्केच के ज़रिए लोगों से बात की गई, उसमें कुछ लोगों ने उस स्केच को देखने की बात मानी भी कि ऐसे शख्स को देखा है, लेकिन बरसों बीत गए, उस स्केच के ज़रिए भी वैसा हूबहू शख्स, कुछ लोगों की शक्ल मिलती थी, उसको उठाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड अलग निकला। कहीं दूर दूर तक उसका इन कत्ल से या उस जब ये कत्ल हुआ वहाँ पे उसकी मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। तो ऐसे कुछ बहुत सारे चेहरे नज़दीकी मिले थे, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया। और धीरे धीरे फिर वक्त बीतता गया। आखिर में कहते हैं कि एक शख्स था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक गया कि यही ज़ोडियक हो सकता है। उस शख्स की 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से। एक, उसकी पैदाइश 1933 की थी, और जब ये कत्ल हो रहा था तब अराउंड उसकी उम्र 40 साल थी। और जितने भी जो विटनेस थे उन्होंने बताया था कि जो कातिल है वो 5.8 उसकी हाइट है और करीब 38-40 साल की उम्र होगी। तो इस शख्स की भी उम्र 5.8 थी हाइट, और उम्र भी लगभग वही। 1933 में पैदा हुआ था, 1992 में इसकी डेथ हुई। इस शख्स के बारे में चूँकि एक तो स्केच से भी मिलता था इसकी कुछ हुलिया, तो फिर पता किया गया, जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये एक स्कूल टीचर था और एक स्कूल में ये पढ़ाता था, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ कुछ अश्लील हरकत करते हुए ये पकड़ा गया, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। और ये गांव का ही एक था। और बाद में फिर जब ये निकाल दिया गया, फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने इसको छोड़ दिया या उससे बनी नहीं, तो कहा गया कि इसीलिए ये सिर्फ यंग लवर को ही अपना निशाना बनाता था और उन्हीं को मारता था और ये वही ज़ोडियक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली, पुलिस इस तक पहुंची, लेकिन जब छानबीन की गई सबसे ज़्यादा शक इसी पे था, इस शख्स पे, और इसका नाम था आर्थर ली एलन। लेकिन जब पूरी छानबीन की गई, सारी चीज़ें मिलाई गई, तो फिर ये शख्स भी जो है ये बेकसूर निकला और ये पता चला कि ये ज़ोडियक नहीं है और ज़ोडियक कोई और है। उसके बाद कई और लोग आए। आखिरकार कहीं से भी जब कामयाबी नहीं मिली, तब 2004 अप्रैल 2004 में कैलिफोर्नियाई पुलिस ने थक हार कर, करीब 35 साल हो गए थे, इस केस को क्लोज़ कर दिया कि ज़ोडियक नाम का कोई कातिल हमें नहीं मिला। लेकिन फिर 4 के बाद कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं, कुछ और ऐसी सस्पेक्ट सामने आते हैं। 2007 में फिर से कैलिफोर्नियाई पुलिस फोर्स फैसला करती है कि इस केस को रीओपन करेंगे। 2007 में इन्होंने रीओपन किया, छानबीन की, कुछ ऐसे सस्पेक्ट थे, उनके डीएनए, बाकी चीज़ें, हैंडराइटिंग, जो लेटर, वो सारी चीज़ें मिलान की गई, लेकिन फिर कामयाबी नहीं मिली। तो फिलहाल इस केस का स्टेटस ये है कि 2004 में क्लोज़ किया गया था ऑफिशियली, 2007 में रीओपन किया गया, अभी 2019 है, 12 साल हो गए। आज तक ज़ोडियक नाम के कातिल का सुराग नहीं मिल पाया कि वो कौन था, कैसा दिखता था। जो स्केच था उस स्केच से ही उसकी शक्ल मिलती थी या नहीं, क्योंकि कुछ चश्मदीदों के हिसाब से वो बनाया गया था। क्यों कत्ल करता था, क्यों यंग लवर को ही अपना निशाना बनाता था, क्यों वो कैलिफोर्निया की पुलिस को खुलेआम चुनौती देता था, क्यों नहीं उस पेपर में वो लेटर भेजता था और धमकी देता था कि अगर फ्रंट पेज पे ये स्टोरी नहीं छापी तो मैं और कत्ल करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे क्यों हैं, लेकिन पिछले करीब 50 साल से इनमें से किसी भी क्यों का कोई जवाब अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। लेकिन ये कहते हैं कि उसके हाथ से करीब 37 कत्ल हुए, 37 लोगों को उसने मारा, लेकिन वो कौन था, क्यों मारता था, ये सारा आज भी एक राज है। तो ये थी कहानी ज़ोडियक सीरियल किलर की, जो दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने सीरियल किलर हैं जिनके बारे में आज भी पुख्ता तौर पे कोई जानकारी नहीं है। इस पे कई फिल्म भी बनी है, सीरियल भी बने हैं, और ये भी एक राज है। तो अब आज आसिम है। आसिम, अब बताओ कुछ सवाल जो भी हों फटाफट। सर, शिव शंकर मौर्य है, ये बोले सर, ये जो लेटर भेजता था क्या उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते थे? शिव शंकर मौर्य साहब, फिंगरप्रिंट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट तभी पता चल सकता है कि जब आप किसी के साथ मैच करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं इसमें, इसीलिए कई जो सस्पेक्ट पकड़े गए, हुलिया मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उन्हें छोड़ा गया क्योंकि बहुत सारे सबूत नहीं मिले, तो उनमें शायद एक फिंगरप्रिंट्स भी था। सर, विक्रम चौहान है,
सर ये बोल रहे हैं अमेरिका जैसी जगह में दिन दिहाड़े या रात के टाइम पे जैसे भी वो मारता था, आसपास कुछ लोग तो होते होंगे क्योंकि बंदूक की गोली की इन सब की आवाज़ भी तो होती है। जिस जगह पे ये सारे इंसिडेंट हुए अलग अलग, वो सन्नाटे, वहाँ पे सन्नाटा था, थोड़ा सा दूरी थी, थोड़ा एकांत था वहाँ पे। आमतौर पे जो लवर जिस जगह को चुनते हैं, जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हो, तो इसीलिए उसके लिए आसान टारगेट भी होता था क्योंकि आसपास कोई होता नहीं था और वो ऐसे लोगों को आसानी से अपना शिकार बनाता था। सर सुशील कुमार बोल रहे हैं सर गुमनाम पत्र पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं? गुमनाम पत्र पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल यह कि जब पत्र गुमनाम है तो भेजने वाला भी गुमनाम है। अगर उसको मिल जाए, जहाँ सामने आए, तभी तो कार्रवाई होगी, लेकिन वरना फिर हवा में कहाँ होगी। सर गिरीश जी बोल रहे हैं सर इस तरीके के हमले अमेरिका सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में उसने किए या पूरे अमेरिका में इसकी इलेक्शन? गिरीश जी, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैलिफोर्निया ख़ासतौर पे उसका इलाका था। उसी रीजन में करीब जितने भी उसने कत्ल किए वो शायद 15 से 25 किलोमीटर के दायरे में ही किए। सर आफ्ताब जी, आपको पूरी क्राइम तक की फैमिली को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद और हाय बोल। थैंक यू आफ्ताब जी, और आप सभी को भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। सर जैक द रिपर जो सीरियल किलर था जी। उसकी कहानी सुनने के लिए अब लोग काफी बोल जी बिल्कुल, जैक द रीपर भी अब आपके लिस्ट में जल्दी है और मैं आपको सुनाता हूँ बहुत। सर एक सवाल वैभव शर्मा का है। सर मुखर्जी और शास्त्री जी की डेथ की स्टोरी काफी मिलती जुलती है और अकॉर्डिंग टू द बुक क्या ये सही है कि उन दोनों की मौत एक ही तरीके से कह सकते हैं हुई है? वैभव जी, आपने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। इन दोनों में एक चीज़ नहीं मिलती, जो है वो ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की एक चीज़ जो आपने कहा कि मिलती है वो हार्ट अटैक वाली बात हो सकती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि उनको शायद जो सस्पेक्ट किया गया शुरू में वो ये था कि कोई ऐसा पॉइज़न दिया गया, क्योंकि शरीर नीला पड़ने की भी बात कही गई। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये था कि कोई पॉइज़न की बात नहीं आई, लेकिन हाँ एक ऐसा इंजेक्शन जिससे एलर्जी उनको था, वो इंजेक्शन दिया गया, तो उसको लेके एक डाउट होता है। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। सर मुदिता रावत बोल रही है सर क्या ये इसे परफेक्ट क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं इस केस को? मुरीदा रावत जी, बिल्कुल फ़िलहाल अभी तो इस वक्त तो इसको परफेक्ट क्राइम के कैटेगरी में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि कातिल पकड़ा नहीं गया, और जब तक जो पकड़ा ना जाए वो परफेक्ट क्राइम है, परफेक्ट मर्डर हो या परफेक्ट रॉबरी हो, जो भी हो, तो फिलहाल ये परफेक्ट ही है। सर स्नेहा जी वो बोल रहे हैं कि सर इस तरीके के केसेस के कभी इंडिया में भी हुए हैं? स्नेहा जी, बहुत सारे हुए हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सीरियल किलर के राज आज भी हैं, बल्कि मैं एक बार और थोड़ा सा इसको सही से जांच लूं और आपको सुनाता हूं। बल्कि लेकिन ऐसे तो कई तो बहुत सारे हैं, जैसे स्टोन मैन, बियर मैन, इन सब के बारे में अलग अलग बहुत सारी कहानियां आई, लेकिन सही में कौन था ये एक राज ही है। सर कैलाश चंद्र जी बोल रहे हैं क्या फिंगरप्रिंट्स हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत साबित हो सकती है? कैलाश जी, फिंगरप्रिंट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर आपके पास है मिलान करने के लिए, तो वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो गलत साबित हो। जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती हैं। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने क्या ज़ोडिएक मूवी देखी है? जी, मैंने ज़ोडिएक मूवी देखी है, बहुत पहले ही देखी थी, और बल्कि एक से ज़्यादा बार ही देखी होगी। सर आर्या जी हैं बोल रहे हैं कि सर बीइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट आप किस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं? आर्या जी, मैं किस तरह की मूवी देखना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा लीक से एकदम हट कर है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मूवी अच्छी लगती है वो कॉमेडी है। जितनी भी जो कॉमेडियन है वो उन सबको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो कॉमेडी नंबर 1, नंबर 2 पे फिर सस्पेंस थ्रिलर हो, यही है। और साउथ इंडियन मूवी मुझे बहुत पसंद है, हिंदी में जितनी भी डब होके आती है मैं ज़रूर देखता हूँ। सर हर्षित जी बोल रहे हैं कि सर स्टोन मैन इन सब की जो कहानी है, ये लोग के साइको किलिंग की वजह से लोगों को मारते हैं या खुद के सुकून के लिए लोग सीरियल किलिंग? हर्षित जी, जितने भी सीरियल किलर हैं उनके बारे में जितनी भी मैंने एक्सपर्ट से बात की या पढ़ा, या ऐसे बहुत सारे और भी जो अलग अलग फील्ड के हैं उनसे बात की, उनका मानना है कि हर सीरियल किलिंग के पीछे कहीं ना कहीं एक उनके दिमाग जो है वो आम इंसानों की तरह नहीं होता, थोड़े से वो डिफरेंट, मतलब उनकी सोच होती है, वो किसी ना किसी चीज़ के शिकार होते हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके साथ ज़िंदगी में कभी हुई है जिसका वो असर होता है कि फिर वो वैसे ही उसको करते हैं। जैसे इस पूरे ज़ोडिएक के बारे में आज तक कातिल का पता नहीं है, लेकिन जितने भी उसके केस स्टडी किए गए, उस केस स्टडी से यही निकला कि ज़रूर इसको एक यंग कपल को क्यों निशाना बनाता था, तो इसके प्यार में कभी धोखा हुआ या किसी लड़की ने गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया,
या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ और ऐसी चीज़ें बचपन में हुई इसके साथ, तो वो उसका बदला लेने के लिए, और फिर दूसरा दिमाग में कि मैं ऐसे लोगों को मारूंगा, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहाँ ये सब मेरे गुलाम बनेंगे। तो हर सीरियल किलर के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं, और उनको आप नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं कह सकते। सर एक सवाल, एक लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी मेल का रिप्लाई बहुत कमी से दे रहे हैं, क्या हाँ, ये जिसने भी कहा है कि मैं मेल का रिप्लाई बहुत कम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपने सही कहा। अब बल्कि कोशिश होती है, आज मैंने बहुत सारे रिप्लाई किए हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें थी एक साथ, तो उस वजह से वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने फिर से उसको वापस दुरुस्त किया है। आज मैंने काफ़ी मेल के रिप्लाई किए हैं, और बल्कि मैंने कल भी कुछ रात को भी किए थे। अब आइंदा नेक्स्ट वीक से आपकी शिकायत नहीं होगी, मैं जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, चाहे सिस्टम पे बैठा हूँ, सिस्टम पे नहीं तो मोबाइल पे, मैं ज़रूर लेकिन रिप्लाई करता रहूँगा। सर मीनाक्षी गौतम है, बोले सर आपने कभी किसी सीरियल किलर का पर्सनली इंटरव्यू लिया है, और उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मीनाक्षी गौतम जी, मैंने 2-3 ऐसा लिया है। लास्ट जो मैंने लिया था सीरियल किलर का इंटरव्यू, दिल्ली में लिया था, और जिस पे मैंने एक पूरा इंटरव्यू पे उसका जो नाम था, वो नाम ही ऐसा था कि 45 कत्ल के बाद मैं भूल गया। उसकी बात थी पूरे इंटरव्यू में, उसने कहा था। जब मैंने उससे गिनती पूछी कितने मारे, वो सिर्फ बच्चों को मारता था, वो भी जो बच्चे गरीब घर के कहीं अकेले हैं स्लम एरिया में। और वो एक तरह से उससे जब बात कर रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब ये सब जो कह रहा है कितना होश में है कि नहीं है, लेकिन सिहरन पैदा हो रही थी जब वो कहानी सुनाता जा रहा था। और उसने बहुत ही मतलब बेपरवाह अंदाज में कहा था कि मुझे पता नहीं 40-42 के बाद मुझे गिनती याद नहीं, और इतने वो मार चुका था। तो उसका पूरा इंटरव्यू क्या था, उसके साथ लगभग मैं 1.5 घंटा थाने में बैठा हुआ था, और यही आउटर दिल्ली में है जब वो पकड़ाया था। लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे ये लगा नहीं कि मतलब कत्ल करने के लिए जो जिस वजह से वो करता है, या जब करता है तो उसके दिमाग में क्या होगा। मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसे ही कत्ल करता है जैसे हम लोग कोई और काम करते हैं। सपोज खाना खाते हैं, सोते हैं, कपड़े बदलते हैं, शूज़ पहन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो हमारे रोज़मर्रा और रूटीन के काम में शामिल है, उससे बात करने के बाद मुझे ऐसी लगा कि जैसे वो खाना खाता है या सोता है, उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, उसी में से एक ये भी है कि कत्ल भी करता जाता है। मतलब ये हालत थी। तो ऐसे लोगों का फिर वही मुझे लगता है कि उनकी दिमाग और उनकी सोच वो थोड़ी सी आम इंसान जैसी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग ही रास्ते पे होते हैं। सर ऋत्विक जी हैं, बोल रहे हैं कि सर आपने बाटला हाउस देखी, क्योंकि मैं अभी देख कर आया हूँ, और उसमें मुझे एक चीज़ कंफ्यूजन लगी। उसमें जिस ग्रुप का जिक्र किया गया है उसी का जो यासीन भटकल से था, और यासीन भटकल कौन है मुझे एक बार क्लियर करिए। ऋत्विक साहब, यासीन भटकल IM जो इंडियन मुजाहिदीन, उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक ये लोग हैं, भटकल बंधु। उसकी मैंने कुछ लोगों ने कहा भी था, मैं पूरी डिटेल में आपको कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मैं भटकल से लौट कर भी आया हूँ वहाँ के। लेकिन अभी तक मैंने बाटला हाउस नहीं देखी, और बाटला हाउस मुझे देखनी है। शायद संडे को मौका मिला तो ज़रूर देखूंगा। इसलिए देखूंगा कि जो रियल स्टोरी है बाटला हाउस की, तो इस फिल्म में ये फिल्म उस रियलिटी के कितने करीब है, कितने नज़दीक है। तो सिर्फ इसलिए देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा। जब देख कर आऊँगा तब मैं बाटला हाउस फिल्म के बारे में आपसे बेहतर बात कर सकता हूँ। सर सॉन्ग फॉरएवर है, ये बोल रहे सर पहलू खान केस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है इसमें क्या वजह होगी? पहलू खान के मामले में आप सब ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो मॉब लिंचिंग का शिकार वाला मामला था, उसमें वीडियो आया था। उस वीडियो की वजह से ही चैनल पे स्टोरी चली थी। अभी 2 दिन पहले जजमेंट आया जिसमें 7 लोग थे, 7 के 7 को अदालत ने सबूत ना होने की वजह से बरी कर दिया है। तो अब सवाल यही है कि फिर जैसे जेसिका को उस वक्त उठा था कि अब देन पहलू खान को किसने मारा, और कोर्ट ने जो है इसमें से एक इस वीडियो को भी सबूत के तौर पे नहीं लिया है। अब लेकिन पूरी जो उसकी जजमेंट की कॉपी है वो एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ एक जजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 या 2 पन्ने का होता है, लेकिन डिटेल जजमेंट जो है वो डिटेल बाद में आती है। तो उसमें क्यों इस वीडियो को कोर्ट ने नज़रअंदाज किया, ऐसी क्या चीज़ थी? जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे ये भी लगता है कि उस वीडियो को देख कर अगर नज़रअंदाज किया गया है तो ये भी हो सकता है कि उस वीडियो में उस वक्त जो पिटाई हुई, क्या उस पिटाई की वजह से पहलू खान की मौत हुई, या उस वीडियो के बाद फिर पिटाई हुई जिसकी वजह से मौत हुई, या फिर ये वीडियो फेक है, इसको एडिट करके किया गया है, तो क्या उसकी फॉरेंसिक जांच हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें एक बार डिटेल जजमेंट की कॉपी बल्कि मैंने मंगाई भी है, तो वो आ जाए। कल छुट्टी थी तो मिली नहीं, फिर मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात कर सकता हूँ।
सर रॉबी रेहल है, बोल रहा है कि सर मैं यूएसए से हूँ और काम पर आपकी स्टोरी सुनता हूँ, एक आदत सी हो गई है आपकी स्टोरीज की और आपकी जर्नलिज्म की और क्राइम की जो नॉलेज है उसको सलाह। रॉबी रिहल रॉबी रिहल साहब, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोग इसी तरह बताते हैं तो हौसला बढ़ता है, फिर और ज़्यादा मैं बिंदास तरीके से आप लोगों को कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। लेकिन ये कि आप लोगों की मोहब्बत है, क्राइम तक पूरी फैमिली जो है वो ताकत है, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो जैसा है, जितनी जानकारी है आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सर गुरविश जी हैं, बोल रहे हैं कि सर बाटला हाउस देखने के बाद एक चीज साफ हो गई कि आपने जो कहानी बताई थी और उसकी जो कहानी है तकरीबन काफी हद तक सही है। ठीक है गुरविश जी, मैं एक बार पहले देख लूँ फिल्म, तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए कि मैं बेहतर बता सकता हूँ। मैं इस बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर उसके बाद अगले 15-20 दिन तक मैं इस स्टोरी पे था। देन इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते मैं आजमगढ़ तक पहुँचा, क्योंकि जो बाटला हाउस में सारे लड़के थे उनका ताल्लुक़ आजमगढ़ से था। फिर मैं वहाँ गया, हालांकि उस वक्त माहौल ख़राब था वहाँ पे। फिर वापस आया, फिर यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें उठी, फिर उंगली उठी, फेक इनकाउंटर को लेके उठी, फिर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनको मैं बहुत करीब से जानता, उनकी मौत की बात। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं इस पिक्चर को देखने के बाद मैं ईमानदारी से आपको राय दे सकता हूँ कि ये पिक्चर हकीकत के कितने करीब है या दूर है। सर इमरान बोल रहा है कि सर पाकिस्तान में एक स्कूल अटैक हुआ था बच्चों के, उसकी कहानी कब सुनी? जी, इमरान साहब, पाकिस्तान में एक आपके शायद रावलपिंडी में हुआ था, तो स्कूल में अटैक हुआ था जिसमें करीब 100-150 बच्चे मारे गए थे मासूम। मैं उसकी भी डिटेल आपको कहानी जल्दी सुनाता हूँ। सर अंकित जी बोल रहे हैं कि आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिला है या अफगानिस्तान, क्योंकि आप इराक तो गए हैं? अंकित साहब, पाकिस्तान जाने का कभी मौका नहीं मिला। मैंने यही बताया कई बार कि कई बार मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा मिला नहीं। एम्बेसी वाले यही कहते हैं कि मैंने स्पोर्ट्स के कोटे से भी विक्रांत गुप्ता के साथ जाने की कोशिश की, पर उनका यही कहना होता कि आपका स्पोर्ट्स से क्या लेना देना, आप पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, यहाँ आपके आने का मकसद सिर्फ कराची होगा, क्लिफ्टन रोड होगा, दाऊद इब्राहिम होगा, तो इसलिए वो मुझे पहले ही मना कर देते हैं। बट अभी तक जाने का कभी मौका नहीं मिला। जब भी मौका मिलेगा, जब वीज़ा मिलेगा तो जाऊंगा ज़रूर। सर जुबैर जी बोल रहा है कि सर इंडिया के कुछ केसेस थे जो अभी तक अनसुलझे थे, अब तो इंटरनेशनल केसेस भी आप हमको ऐसे बता देते हैं, हम खामखा अपनी पुलिस को हमेशा कोसते हैं, बाहर भी ऐसे मामले आते रहे। हमेशा होता है, देखिए ये मुहावरा है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है तो आपके इस लाइन पे मुझे ये मुहावरा याद आ गया। वो इसलिए कि हम हमेशा अपने आप को कोसते हैं, अपने देश को, कि हमारी पुलिस निकम्मी है, हमारी पुलिस सॉल्व नहीं करती, जबकि दुनिया में बाकी जगह भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी, देखिए पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग, अब FBI जैसी एजेंसी वो सॉल्व ना करे तो हम सिर्फ CBI को क्यों गाली दें। तो ये होता है, कई केस पर डिपेंडेंट, मतलब होता है कि वो सॉल्व हो गया नहीं हो गया। हाँ, कई बार कोताही भी होती है, लापरवाही भी होती है, करप्शन भी होता है, रिश्वत भी होता है, उसकी वजह से केस सही मतलब तरीके से उसकी जांच नहीं होती, जो कल्प्रिट हैं वो छूट जाते हैं, जो बेगुनाह हैं वो फंसा दिए जाते हैं। तो दोनों पहलू हैं इसके। सर देव परिजा बोल रहे हैं क्या हम टेररिस्ट को सीरियल किलर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की मानसिकता काफ़ी हद तक सही एक जैसी है? परिजा जी, कानून में ये दोनों के लिए अलग अलग है, टेररिस्ट और सीरियल किलर। हम टेररिस्ट को सीरियल किलर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जो कानून डिफ़ाइन करता है इनके लिए अलग अलग, तो वो चीज़ें अलग। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा मुझे इसलिए लगा कि कहीं ना कहीं से हर बार सीखने को मिलता है। मैं खुद ही से सवाल करता हूँ कि बगदादी ने अगर 100 लोगों को मारा है तो बगदादी सीरियल किलर क्यों नहीं हो सकता, और बगदादी फिर टेररिस्ट क्यों है? और जोडियक ने अगर 37 लोगों को मारा है तो जोडियक टेररिस्ट क्यों नहीं है, सीरियल किलर क्यों है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा। तो ये आपने एक अच्छी चीज़ दी है, मैं इसकी पूरी डिटेल में एक बार छानबीन करूँगा, एक्सपर्ट से बात करूँगा, अपने कुछ वकील भाई हैं उनसे बात करूँगा, इसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको इसी शो में। सर शिखा जी बोल रहे हैं कि सर आपने इतने लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग करी है, आपको कौन सा केस है जो हमेशा सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा भी हुआ था इस देश में? शिखा जी, लंबी लिस्ट है, हर केस ऐसा कई बार हुआ, साल में एक बार तो ऐसा होता ही है कि यार ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं लेटेस्ट लास्ट बताऊं आपको तो आप बुराड़ी ही ले लीजिए, कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही कमरे में झूल जाएं फंदे से, क्या मुमकिन है? सोच से परे की चीज़ है। फिर उससे पहले कभी ऐसा लगता है कि कोई तंदूर में अपनी ही बीवी को डाल सकता है, बटर उस पर डाल डाल के उसको जला सकता है, कभी नहीं सोचा।
फिर कभी ऐसा भी लगता है कि कोई पति अपनी पत्नी को मर्डर करने के बाद उसके 70-72 टुकड़े करे और डीप फ्रीज़र ख़रीद के लाए उसमें रख दे, वो भी नहीं सोचा था। तो ऐसी कई चीज़ें, क्राइम में यही होता है कि जब लगता है कि इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, तभी कुछ ना कुछ हो जा सकता है। जैसे अब निर्भया ही ले लेला सबसे, कि मतलब रेप की कहानी, रेप के बाद मर्डर, बचपन से ही हम लोग सुनते आए। मैं इस पेशे में आया तब ज़्यादा करीब से जानना देखना शुरू किया। ठीक है, रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, उसकी स्टोरी फाइल की। लेकिन अब निर्भया का रेप और उस रेप के बाद, उस रेप के दौरान जो उसके साथ हुआ, और जो डॉक्टर बता रहे हैं उसकी पूरी जो सफदरजंग में शुरू में इलाज कर रहे थे कि क्या क्या था, कैसे हुआ, तो वो सुनने के बाद पहली बार मुझे लगा था कि शायद दुनिया में इससे खौफनाक, इससे ख़तरनाक, इससे ज़्यादा रुलाने वाला, इससे ज़्यादा दिल दहलाने वाला मेरी अपनी नज़र में कोई क्राइम नहीं हुआ। और अगर आप उसको दरिंदगी के हिसाब से जाएं तो मुझे लगता है मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में शायद निर्भया से ज़्यादा दरिंदगी वाली कहानी, जो मैं कभी मतलब सुना नहीं सकता, कभी मैं दिखा नहीं सकता, कभी किसी भी शो में लिखा भी नहीं जा सकता, और हूबहू बताया भी नहीं जा सकता, जो मैंने सुना और उस डॉक्टर से जो सबसे पहले इलाज कर रहे थे उससे ज़्यादा मेरी अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में उससे डरावनी कहानी शायद ही मैंने सुनी, उससे डरावना क्राइम शायद ही मतलब मैंने रिपोर्ट किया हो। सर सुमित गुप्ता है, बोल रहा है कि सर कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्टोरी का पता चला हो और आपने एकदम सोचा हो कि हो सकता है कि ये कातिल हो, और कुछ टाइम बाद पता चला कि आखिर में वही कातिल है? सुमित गुप्ता साहब, ऐसा बहुत बार हुआ है, और करीब कम से कम 10 केस तो मुझे उंगलियों पर रटे हुए, जहाँ लगा कि ये कातिल है और वो कातिल नहीं निकला, जहाँ पे ये लगा कि अरे जिसके साथ हमदर्दी जताना हूँ वो रोए जा रही है। एक मामला था, वो तो दिल्ली का ही था बहुत पहले, और 3 दिन तक उसकी तो हालत ये थी कि वो रोए और बेहोश हो जाए, फिर उसको पानी का छींटा मारे घर वाले, क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हुए थे, जवान पति उसकी मौत हो गई, उसका कत्ल हो गया, और पूरा घर उसके कि जब इस उम्र में वो विधवा हो गई। और हम लोगों ने कैमरे पे शूट किया उसको, उसके कैमरे पे रोते हुए वो सारी चीज़ें भी दिखाई 3 दिन तक, और वो फिर होश में आए, फिर बेहोश हो जाए, फिर, और चौथे दिन अचानक पता चलता है कि जो 3 दिन से बेहोश हो रही है रो रो कर, असली में कातिल तो वही, उसी ने अपने पति को मारा है। तो फिर समझ में नहीं आया कि हम 3 दिन तक कर क्या रहे थे। लेकिन वही है कि ये चीज़ें होती हैं, जो दिखता है ज़रूरी नहीं है हमेशा वो सच हो, सच कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। सर सरफराज है, कह रहे हैं कि सर मैं पाकिस्तान का हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस टाइम में जॉब करता हूँ, आपकी कहानी सुनने में अच्छा लगता है। कोई एक ऐसा किस्सा है जो जुर्म भी हुआ हो और लेकिन एक अच्छा क्राइम हो? सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच। आप देखते हैं, कहानी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। क्राइम भी हुआ हो और अच्छे, मतलब जहाँ तक आपके सवाल को समझ रहा हूँ, क्राइम हुआ लेकिन अच्छा हुआ हो, मतलब एग्जैक्ट या तो क्वेश्चन थोड़ा सा और आप डिटेल में भेजेंगे तो मैं ज़रूर इसको समझूंगा। लेकिन कई बार ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें पेशेवर क्रिमिनल नहीं होता, हालात की वजह से भी क्राइम होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ से 2-2, 3-3 कत्ल हो गए, लेकिन वो कभी पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे। कुछ ऐसी चीज़ें हुई उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ, या जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई और फिर वो कत्ल हो गया। तो ऐसे क्राइम की भी एक लंबी लिस्ट है। आकाश जी है, बोल रहे हैं उनका बीएसएफ का पेपर है और वो चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी सुने, लेकिन पढ़ना भी बहुत पढ़ते भी हैं, तो उनको विश करने के लिए। आकाश जी, आपको तमाम मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप जाएं, बिल्कुल सेवा करें देश की, और मुझे अच्छा लगा कि आप इस पेशे को चुन रहे हैं, तो उम्मीद है आप ज़रूर अच्छा करेंगे और एक दिन आपके सीने पे वर्दी होगी और तमगे भी होंगे। सर एक सवाल आशीष जी का, सर शुएब इलियासी इस टाइम पे कहाँ है और उनको क्राइम तक पर एक बार बुलाएं। शुएब इलियासी इस वक्त कहाँ हैं? चलिए मैं पता करवाता हूँ इस वक्त कहाँ हैं, लेकिन ये वादा नहीं करूँगा कि उनको यहाँ पे मतलब वो आएंगे कि नहीं। मैं फिर भी एक बार बात करूँगा, और अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर लेकर आते हैं। सर विजय कुमार बोला, सर आपको स्टोरी सुनाने और क्राइम तक बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? स्टोरी सुनाने और क्राइम तक की ये कहानी सुनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, इसका बहुत हद तक मैं क्रेडिट देता हूँ विक्रांत गुप्ता को, विक्की पाजी को, क्योंकि कई बार जब हम बैठते थे ऑफिस में ऐसे ही, तो मैं जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स क्रिकेट पे ही ज़्यादा बात करता हूँ, तो क्रिकेट के दौरान मैं कुछ मैं ऐसे ही क्राइम की, जैसे आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाने शुरू
कि अच्छा वहाँ ये हुआ था, वहाँ क्राइम में ये हो गया, वो ये, तो वो बहुत मतलब शौक से सुनते हैं। तब फिर ये जब क्राइम तक आ रहा था तब कई बार बोला, उन्होंने कहा आप कुछ मत करें, आप सिर्फ कहानी सुनाना शुरू करो, ताकि मैं भी जब फ्री हूँ तो उस कहानी सुनता रहूँगा और लोग कहानी सुनेंगे क्राइम की और आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो एक्चुअली ये आइडिया जो पहली बार अगर किसी ने दिमाग में डाला था तो वो विक्रांत गुप्ता है। तो इसलिए पूरी क्राइम तक फैमिली मुझे नहीं बल्कि इसके लिए थैंक्स विक्रांत गुप्ता को ही करें। सर उम्मार फारूक है, सर ये बोल रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं क्या उनके बाद ऐसा कह सकते हैं कि आपके अंदर भी एक सिक्स सेंस डेवलप हो चुका है क्राइम रिपोर्टर? फारूक साहब ये है, थोड़ा सा इतने साल से इस पेशे में हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो बहुत सारे स्पॉट पे, सीन पे, क्राइम सीन पे जब पहुँचते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप थोड़ी सी वो लग जाती है कि ये सही है, ये गलत है। क्राइम सीन बनाया गया है, क्राइम सीन में किसी ने कुछ साफ़ किया है, इसको वॉश किया है, नहीं किया है, या फिर जो मोटिव या चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें कितना दम है, नहीं दम है। तो इनिशियल लेवल पे ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। उसका एक फ़ायदा तो होता है जब आप इतने वक्त से इन चीज़ों को आप डील कर रहे होते हैं। सर अमित जी हैं, अमित प्रभाकर, सर ये बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली भी क्राइम तक इसी तरीके से देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं? मैंने एक आध बार पहले भी जवाब दिया था हमेशा, मेरी फैमिली में कोई वारदात नहीं देखती। मेरी बेटी तो ख़ास तौर पे वो CID देखती थी, लेकिन अब CID बंद हो गया। एक दिन बहुत रोई भी वो कि ये CID बंद हुआ। तब मैंने CID में मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे डॉक्टर शालुके हैं, अक्सर उनसे बात भी होती रहती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी रो रही है, आप CID स्टार्ट करवा दीजिए। तो देखिए शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CID के दीवाने हैं, तो वो हो जाए तो वो, लेकिन वो वारदात नहीं देखती, कहती पापा आपका ये शो बिल्कुल बेकार है, CID अच्छा होता है। और मेरी जो बीवी है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, क्राइम तक की वो कहानी सुनती है जब मैं उसको किसी दिन बता देता हूँ कि अच्छा आज फ़लाने एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ओके, उसको उसमें इंटरेस्ट है, कौन सी हीरोइन की कैसे मौत हुई, क्या हुआ, सही है कि नहीं, साजिश है या क्या चीज़ें। बस बाकी हीनियस क्राइम, ये सीरियल किलर, ये मर्डर, ये रेप, इन सब चीज़ों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर सुष्मिता जी हैं, बोल रहे हैं कि सर आपने मुर्दा घर के ऊपर कहा था कहानियां सुनाऊंगा, वो कब आएगी? अरे सुष्मिता जी, आपने याद दिलाया, बिल्कुल इसको आसिम लिख लो, मैं खुद भूल गया था। मैं जल्दी सुनाता हूँ, मुर्दा घर की भी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, पोस्टमार्टम की भी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं बिल्कुल जहन से निकल गया था, आज आपने याद दिलाया, तो थैंक यू वेरी मच। अब यहीं रोकता हूँ, बहुत बातें हो गई, कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, बस इसी दुआ के साथ आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें और अपना प्यार देते रहें, शिकायतें भी करते रहें, सुझाव भी देते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।